हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज क्लास 10th के विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, आपको एक केमिकल रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे दिया Fe2O3 + 2Al। जब ये रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है? Al2O3 + 2Fe। ठीक है, तो ये किस तरीके की अभिक्रिया है? पहला है क्या ऑप्शन? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तीसरा ऑप्शन क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। चौथा ऑप्शन क्या है बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए ध्यान से, ये जो Fe2O3 + 2Al, ठीक है, जब ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? Al2O3 + 2Fe। तो इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं? देखिए, पहले Fe जो है वह किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। Fe किसके साथ है बच्चों? ऑक्सीजन के साथ है। इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक। और इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद मतलब जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो रिएक्शन में भाग लेने के बाद जो मिलता है हमको उसको क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो देखिए, अभिकारक में लोहा किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। Fe मतलब क्या होता है? लोहा। आयरन किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ है। ठीक है, और एल्युमिनियम अकेला है। ओके, तो आप देख रहे हैं जब रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद देख रहे हैं कि ये जो एल्युमिनियम अकेला था वो किसके साथ आ गया? ऑक्सीजन के साथ। और लोहा क्या हो गया? अकेले पड़ गया। मतलब इसको हम लोग व्यवहारिक में ऐसे समझ सकते हैं कि पहले अभिकारक, रिएक्शन होने से पहले जो हमारा लोहा था वो किसके साथ था? ऑक्सीजन के साथ था। ठीक, अभिक्रिया होने के बाद जो हमारा लोहा है वो अकेले बच गया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कैसे अभिक्रिया कहते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या फिर वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देंगे। इसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ये जो एल्युमिनियम है, ये जो एल है एल्युमिनियम, ये इसको किसको? लोहा को विस्थापित कर दिया, मतलब हटा दिया। तो लोहा की जगह अपने आ गया और लोहा को क्या कर दिया? अकेला कर दिया। तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे कोई भी रिएक्शन दे देगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पहले देखिए ये आयरन लोहा किसी और के साथ था, अभिक्रिया होने के बाद ये किसी और के साथ हो गया था। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए, तो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है क्लियर कि शुद्ध जल का, प्योर वाटर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है बच्चों? 7 होता है, मतलब न्यूट्रल। जैसे देखिए आपको पता है ये पीएच स्केल है, यहाँ पे 7 होता है। ठीक, यहाँ पे स्टार्टिंग किससे होता है? 0 से। यहाँ कितना होता है? 14। 0 to 14 काउंटिंग रहती है। अब 7 पे क्या होता है बच्चा? उदासीन होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। अब 7 से जब पीछे की तरफ जाएंगे तो हमको कैसा मिलेगा? अम्लीय मिलेगा। क्या मिलेगा? अम्लीय, जिसको आप एसिड कहते हैं। ओके, और जब 7 से अधिक जाएंगे, मतलब इधर मानिए निगेटिव मतलब क्या? पीछे, और पॉजिटिव मतलब क्या? आगे। तो 7 से आगे जाएंगे तो क्षारीय मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? क्षारीय मिलेगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। तो इसका मतलब जो शुद्ध वाटर है, शुद्ध पानी है, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है बच्चों? 7। मतलब कौन सा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है? मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या नहीं बनता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके दौरान होती है? सूर्य के प्रकाश के। ये सूरज भगवान है, सूरज देवता। ठीक, ये कौन है बच्चा? सूरज देवता है। ठीक है, सूरज भगवान सन। अब इनके दौरान में मान लीजिए यहाँ पे कोई पेड़ है। ठीक, ये पेड़ है, ये अपना भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ग्लूकोज तो बनता ही है, कोई ग्लूकोज तो बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है C6H12O6। ठीक, ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीजन की तो आवश्यकता है ही, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज संभव ही नहीं है। जल और CO2। ठीक है, पानी की भी आवश्यकता होती है, बिना पानी के ग्लूकोज भी नहीं बन सकता।
ठीक। तो CO2, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, तो देखिए ऑक्सीजन तो होता है, जल भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। CO2 संश्लेषित नहीं होता, CO2 को हम लोग यूज करते हैं, मतलब एज उत्प्रेरक, ठीक, एज ए कैटलिस्ट इसको हम लोग यूज करते हैं। क्या, CO2 को हम लोग एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग यूज करते हैं, ना कि ये संश्लेषित होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन था बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा देंगे कि जब भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, तो याद रखिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सब लोग इसको नोट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड 2019, 2021, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि पित्त का संश्लेषण होता है। जो पित्त है वो हमारे शरीर में जो पित्त बनता है, पित्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर पित्त नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, खाना का पाचन नहीं हो सकता, बिना पित्त के खाना भी नहीं पच सकता, इसलिए पित्त का बनना बहुत ही जरूरी है। तो क्वेश्चन आया था एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में कि पित्त बनता कहाँ है हमारे शरीर में। पहला ऑप्शन आपको दिया पित्ताशय में, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, पित्ताशय में। सेकंड ऑप्शन है वृक्क में, ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है, वृक्क में। थर्ड ऑप्शन क्या है, यकृत में, ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या है, यकृत में। फोर्थ ऑप्शन है क्या, आमाशय में। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, पित्त का संश्लेषण होता है, तो याद रखिएगा जो पित्त का संश्लेषण होता है वो किसमें होता है बच्चों, यकृत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। अब पित्त बनने के बाद ये रहता कहाँ है, संग्रहित कहाँ होता है, मतलब इकट्ठा कहाँ होता है, तो याद रखिएगा उसका आंसर क्या है, पित्ताशय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बच्चों, पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है, तो याद रखिएगा यकृत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देंगे। पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2019, 2022, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन 2026 में भी आ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर क्वेश्चन आ गया पित्त का संग्रहित कहाँ होता है, पित्त संग्रहित कहाँ होता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, पित्ताशय होगा। ओके, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है मानव हृदय में कोष्ठक, कोष्ठक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, जो मानव का हृदय होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, कोष्ठक को हम लोग चैम्बर कहते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है, तो जो मानव का हृदय है उसमें कितने कोष्ठक होते हैं, मतलब इंग्लिश में क्या है तो कितने चैम्बर होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स। ओके, तो देखिए मानव के जो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। कौन कौन से होते हैं, देखिए दाया अलिन, बाया अलिन, दाया नीले, बाया नीले। ठीक है, तो एक जो मानव है उसके अंदर कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, तो 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा एक मानव में 4 तरीके के कोष्ठक पाए जाते हैं। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। जो पत्ती होती है उसमें जो कायिक प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग दिमाग में अपने जरूर रखेंगे। ठीक, क्या है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है बच्चों, पहला ऑप्शन है बायोफिल्म, जिसको अजूबा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बायोफिल्म को किस नाम से जानते हैं, अजूबा के नाम से भी जानते हैं, बायोफिल्म। सेकेंड ऑप्शन है आलू में, थर्ड ऑप्शन है चने में, फोर्थ ऑप्शन है गुलाब में। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, किसमें होता है, बायोफिल्म। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स एराइज हुआ है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। ठीक है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध मतलब हाई रेजिस्टेंस। जिस पदार्थ में हाई रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ कहलाता है। पहला ऑप्शन है चालक, ओके, सेकेंड ऑप्शन है अर्धचालक, थर्ड ऑप्शन है अतिचालक, फोर्थ ऑप्शन है विद्युत रोधी। ठीक है, विद्युत रोधी। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, जब भी आपके क्वेश्चन में आएगा अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत रोधी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी पे सभी बच्चे टिक लगा लें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कभी कभी ऐसे सिंबल पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रोपेनॉल का सिंबल कौन है, एल्डिहाइड का सिंबल कौन है, अल्कोहल का सिंबल कौन है। ऐसे सिंबल्स पे भी क्वेश्चन बहुत बोर्ड में एराइज हुए हैं। ओके बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या है? जो प्रोपेनॉल होता है उसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है बच्चों? पहला ऑप्शन दिया है CHO, पहला ऑप्शन क्या है CHO, दूसरा ऑप्शन क्या है C डबल बॉन्ड O, तीसरा ऑप्शन क्या है OH और डी ऑप्शन क्या है COOH। तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये कार्बोक्सिलिक का है, ये कीटोन का है, ठीक है, ये अल्कोहल का है, एल्डिहाइड का है। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए सभी। तो मैं यहाँ पे नोट में अभी सारी बातें बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो क्या है बच्चों? प्रोपेनल। लास्ट में क्या रहा है बच्चों? नल। लास्ट में क्या रहा है? नल, मतलब अल आ रहा है ना। जब भी कभी भी किसी भी सब्सटेंस में लास्ट में अल आए, इस टाइप की चीजें अगर प्रोनाउंसिएट करता है, बोलने में हमको लास्ट में अल के जैसा लगता है, तो ये किसका ग्रुप होता है बच्चों? ये CHO का होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा लेंगे। कोई भी जैसे ब्यूटेनल, प्रोपेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, इस टाइप से जब भी कभी लास्ट में मतलब आपके प्रोनाउंसिएशन के लास्ट में नल अल शब्द आए, तो उस टाइम आप किस ग्रुप को कंसीडर करेंगे? CHO को। ठीक है, CHO इसका करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, सभी लोग इसको नोट कर दिए। फिर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ, नोट में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहीं पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं नोट वाला पॉइंट बताता हूँ। तो लास्ट में क्या पॉइंट है बच्चों, हम लोग इसको देख लेते हैं। लास्ट में जो पॉइंट है, जैसे कि CHO आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? एल्डिहाइड ग्रुप का हो जाएगा मेंबर। किसका मेंबर हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप। ये जो है आपका एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर है, एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, लास्ट में क्या आता है? एल्डिहाइड के लास्ट में क्या आता है? अल आता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब जैसे C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, ये किसका होता है बच्चों? ये कीटोन का ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप का सिंबल है। मतलब ये क्रियात्मक समूह किसका है? कीटोन ग्रुप का। जब कीटोन ग्रुप का मेंबर होते हैं तो वो C डबल बॉन्ड O होते हैं। ओके, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं COOH। COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है प्यारे बच्चों? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लास्ट में क्या आता है बच्चों? ओइक आता है। क्या आता है? जैसे मेथनोइक, प्रोपोनोइक, ठीक है, ये सब क्या? ओइक। जब भी प्रोनाउंसिएशन के लास्ट में ओइक शब्द आएगा, ये किसका हमेशा होगा बच्चा? कार्बोक्सिलिक का होगा, जिसका क्रियात्मक समूह क्या है? COOH। नेक्स्ट देखते हैं OH। OH क्या होता है बच्चों? OH मतलब अल्कोहल। ठीक, OH मतलब क्या होता है? OH किसका क्रियात्मक समूह? अल्कोहल का है, जिसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा? ऑल आएगा। जैसे प्रोपेनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, लास्ट में ऑल शब्द अगर प्रोनाउंसिएशन में हमारे आता है तो ये किस का मेंबर होता है? ये आपका अल्कोहल का मेंबर होता है, जिसका क्रियात्मक समूह क्या है? OH है। ठीक, फिर से अगर C डबल बॉन्ड O है तो ये हमेशा कीटोन ग्रुप होगा, जिसके लास्ट में ओन आएगा, जैसे मेथोन, प्रोपोन, ब्यूटोन, ठीक इस टाइप से आएगा। सेकेंड जब C डबल OH है तो ये किसका है? कार्बोक्सिलिक का है, जिसके लास्ट में ओइक आएगा। ठीक है, थर्ड क्या है? OH है तो बच्चों अल्कोहल का है, जिसके लास्ट में ऑल आएगा। तो याद रखिएगा, जब आपके क्रियात्मक समूह पे क्वेश्चन आते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। आपके देखिए बोर्ड 2026 में जो एग्जाम साइंस का होने वाला है,
उसमें या तो ये ग्रुप या तो ये ग्रुप या तो ये ग्रुप या तो ये ग्रुप, इन चारों ग्रुप में से एक क्वेश्चन फिक्स है, तो चारों को आप एकदम अच्छे से तैयार करिए, आपका 1 नंबर फिक्स रहेगा। 1 मार्क्स क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्स हो जाएगा। 1 मार्क्स बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा अगर आप इन चारों ग्रुप को अच्छे से माइंड में अपने कंसिडर किए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, क्या है बच्चों, CHO, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है एसिटिक अम्ल का IUPAC। ठीक है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए IUPAC नॉमेनक्लेचर पे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है बच्चों। एसिटिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CH3COOH। ठीक, CH3 से क्या होता है बच्चों, ठीक, मेथे, और COOH से क्या होता है, ओइक। क्या होता है, ओइक, मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है। किसका बच्चों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मेंबर है COOH, ओइक, लास्ट में ओइक आ जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में ही। तो देखिए मेथनोइक, ठीक, तो अब CH3 COOH क्या कार्बन है, 2 कार्बन है। ठीक, 2 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, और कितने ऑक्सीजन है, 2। तो ये जो है ये किसका मेंबर है बच्चों, इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका हो जाएगा एथ, इसका क्या हो जाएगा नोइक, ओइक, नोइक। ठीक, तो इसका हो जाएगा एथ, तो क्या हो जाएगा बच्चा, एथ प्लस ओइक, एथोनोइक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एथोनोइक अम्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा लेंगे। तो देखिए नॉमेनक्लेचर पे भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखना है, आपको अगर लास्ट के ग्रुप से याद रहेंगे तो आप आसानी से नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सभी बच्चे इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखिए आपके बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है। ठीक है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र क्या है बच्चों, MCl2 है। उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो आपको पता है कि ऑक्साइड अगर है तो ऑक्सीजन तो प्रेजेंस होगा ही, लेकिन अब देखिए ऑक्सीजन तो कई जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, MO है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र अगर MCl2 है, यहाँ सिंगल M है तो यहाँ पे सिंगल M रहेगा। ठीक, तो सिंगल M देखिए ये वाला है, ये वाला है, ये दोनों तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, सिंगल M वाला ये है, ये है। ठीक, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो Cl2 जब हटेगा तो एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा बच्चों, MO, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा लें। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, गुर्दा का कार्य होता है, जो गुर्दा होता है हमारे शरीर में उसका कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है प्रजनन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है पाचन। तो इस क्वेश्चन का देखिए बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देंगे। याद रखिएगा गुर्दा का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन पीछे ही इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। क्या है, किस पे, पुदीना में। दूसरा ऑप्शन क्या है, आलू में। तीसरा ऑप्शन क्या है, बायोफिल्म में। चौथा ऑप्शन क्या है, इन सभी पे। देखिए बच्चों जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, बायोफिल्म में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी पीछे ही हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, इसमें कौन सा करेक्ट था, ऑप्शन नंबर सी। दोनों में ही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है। जो अनुवांशिक विज्ञान है उसके जनक कौन है। पहला ऑप्शन है H.J. मुल्लर,
दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, थर्ड ऑप्शन है गेंगर जान मेंडल, अब डी ऑप्शन है जेडी वाटसन। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, अनुवांशिक विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे, गेंगर जान मेंडल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 तक आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रा में, दूसरा ऑप्शन है केचुआ में, तीसरा ऑप्शन है तिलचट्टा में, चौथा ऑप्शन है कबूतर में। देखिए प्यारे बच्चों, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो क्या बच्चा, हाइड्रा में। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए पे करेक्ट लगाएं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, मेंडल का प्रयोगी पौधा कौन क्या है? जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना प्रयोग किस पौधे पे किया था? पहला ऑप्शन है टमाटर, दूसरा ऑप्शन है उद्यान मटर, तीसरा ऑप्शन है सरसों, चौथा ऑप्शन है गुड़हल। तो याद रखिएगा बच्चों, जो मेंडल साइंटिस्ट थे, मेंडल ने अपना जो प्रयोग था वो किस पे किया था? उद्यान मटर पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है बच्चों? फिर से, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा विकल्प है जो मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है बच्चों? अंडाशय। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अंडाशय। सेकेंड ऑप्शन क्या है बच्चों? गर्भाशय। सेकेंड ऑप्शन क्या है? गर्भाशय। थर्ड ऑप्शन क्या है? शुक्रवाहिका। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? डिप वाहिनी। तो इस क्वेश्चन का देखिए बच्चों, जो करेक्ट आंसर है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन का भाग नहीं है? तो अंडाशय मादा का ही होता है। ठीक है, गर्भाशय ये भी मादा का होता है, डिप वाहिनी ये भी मादा का ही होता है, शुक्रवाहिका ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से कौन सा में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? वो कौन है? शुक्रवाहिका। ठीक है, इसको शुक्रवाहिनी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है बच्चों वो क्या है? शुक्रवाहिनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके अपवर्तन और परावर्तन चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की इस स्थिति में रखना होगा। मतलब कि अगर कोई वस्तु है, उसका वास्तविक मतलब रियल इमेज और बड़ा मतलब लार्ज इमेज, मतलब रियल एंड लार्ज इमेज बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? मतलब अवतल दर्पण की कौन सी स्थिति में उसको रखना सही होगा? पहला ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वक्रता केंद्र पर। सेकेंड ऑप्शन क्या है? वक्रता केंद्र, जिसको आप लोग सी बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको कहते हैं। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के बीच। मतलब अगर हमको अवतल दर्पण में रखना है तो वक्रता केंद्र सी और फोकस उनके बीच में वस्तु को रखेंगे, ये ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? दर्पण के ध्रुव मतलब पी पर, दर्पण के ध्रुव पी पे रखेंगे। ओके, मतलब पी मतलब ध्रुव मतलब क्या है? ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पोल। उसके बाद डी ऑप्शन क्या है? दर्पण ध्रुव पोल और फोकस एफ के बीच में। देखिए बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सब बच्चे याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्या क्वेश्चन है?
किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा? तो याद रखिएगा वक्ता केंद्र C और फोकस बिंदु F के बीच में। ठीक है, वक्ता केंद्र C, रेडियस ऑफ कर्वेचर C और फोकस F के बीच में उस वस्तु को रखना होगा। जैसे मान लीजिए ये वस्तु है तो इसको हम बीच में रख देंगे, इधर कर्वेचर हो गया, इधर क्या हो गया? फोकस हो गया, इसके बीच में वस्तु रखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा देंगे, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। कोई भी लेंस है उसकी क्षमता की इकाई क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है प्रति मीटर, तीसरा ऑप्शन मीटर प्रति सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन क्या? इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? देखते हैं कौन बच्चा सही बताता है। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए आपको सूत्र पता होगा, P इक्वल टू 1/f। क्या होता है बच्चों? P इक्वल टू 1/f, मतलब पावर इक्वल टू 1/f। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है 1/, इसको f को किस में नापते हैं? मीटर में, तो प्रति मीटर है। 1/m को क्या बोलते हैं? प्रति मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, प्रति मीटर। ओके, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है प्रति मीटर। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार राइज हुआ है। ये क्वेश्चन 2026 में हो सकता है कि ये क्वेश्चन फिर से राइज हो जाए। ओके, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक श्वेत प्रकाश, श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। ठीक है, श्वेत मतलब क्या होता है बच्चों? सफेद, जिसको आप व्हाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसमें ठीक है, ये क्या हटा दीजिए, तब उसमें अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि जब कोई भी व्हाइट लाइट है, ठीक है, आप देखिए कोई भी लाइट है उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो व्हाइट ही होता है, श्वेत रंग की होती है। ठीक है, जब वो प्रिज्म पे टकराती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कितने रंगों में बच्चों? 7 रंगों में, जिसको हम लोग विबग्योर के कंसेप्ट से भी जानते हैं। विबग्योर के कंसेप्ट से भी इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक प्रिज्म मान लीजिए, एक मैंने यहाँ प्रिज्म बना दिया। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया, मान लीजिए ये क्या बच्चों? प्रिज्म है। ओके, यहां से व्हाइट लाइट ट्रेवल कर रही है। ये कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट, जिसको आप लोग श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। जब व्हाइट लाइट ट्रेवल की तो ये 7 रंगों में विभाजित हो गई। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है बच्चों वो क्या होता है? रेड, जिसको आप लाल कहते हैं। ठीक है, और सबसे जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बैगनी कहते हैं। ठीक है, जिसको वायलेट भी आप कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायलेट, बैगनी, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर के कंसेप्ट से भी हम इसको पढ़ते हैं। देखिए तो जो सबसे जो रेड वाले में होता है उसमें कितना होता है? हमसे क्या पूछा है? अधिक पूछा है या कम? अधिक विचलन पूछा है। तो लाल वाले में क्या होता है बच्चों? कम होता है, इसमें लेस होता है। ओके, और जो बैगनी कलर का होता है इसमें क्या होता है? अधिक होता है। बैगनी वाले में क्या होता है बच्चों? अधिक होता है, जिसको आप ग्रेटर कहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन अगर आ गया कि एक श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसमें अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है? तो याद रखिएगा वायलेट, मतलब ऑप्शन नंबर डी, बैगनी कलर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपसे कम पूछेगा तो कम में क्या लगाएंगे? सॉरी, अधिक पूछेगा तो अधिक में क्या लगाएंगे? बैगनी। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन आएगा बस क्या नाम दे दिया? कम का, तो कम के केस में आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? कम के केस में ऑप्शन नंबर आप ए लगेंगे, लाल वाला। ठीक है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन।
आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, हो सकता है कि आपके साइंस पेपर में फिर से देखने को मिल जाए। ठीक, तो इस क्वेश्चन पे सारे बच्चे ध्यान देंगे। ओके, सभी लोग नोट कर ले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? सूर्य श्वेत प्रतीत होता है। सूर्य श्वेत, श्वेत मतलब क्या था बच्चों? व्हाइट, माने सफेद। ये जो सूरज भगवान है हमारे, सूरज देवता है, ठीक है, सूरज देवता, ये कब हमें श्वेत दिखते हैं? श्वेत, श्वेत का मतलब क्या होता है बच्चा? व्हाइट होता है। तो कब हमको सूरज देवता व्हाइट प्रतीत होते हैं? पहला ऑप्शन क्या है? सूर्योदय के काफी पूर्व, मतलब सूर्योदय के काफी पूर्व। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। तो सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमको ये कैसे दिखते हैं? रेड दिखते हैं बच्चों। श्वेत तो व्हाइट तो दिखते नहीं है, ये तो सफेद बिल्कुल लाल दिखते हैं। दोपहर के समय और सूर्योदय के काफी बाद। तो देखिए, सूर्योदय के काफी बाद तो अंधेरा हो जाएगा, ठीक, तो पूरा बादल काला हो जाएगा, तो इसमें तो हमको दिखेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन के सही होने की चांस कितने हैं? 1/3 है, और गलत होने की कितनी है? सॉरी, 1/4। 4 ऑप्शन होते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, कितने ऑप्शन होते हैं? 4, 1 2 3 4। ठीक, किसी भी क्वेश्चन के सही होने की कितनी प्रायिकता है? सिर्फ 1/4 करेक्ट होने की, और गलत होने की कितनी है? इनकरेक्ट होने की 3/4। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को कितने परसेंट ला दिए? 50-50। मतलब कौन सा मेथड लगे? इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड इज अ वेरी गुड मेथड। इस मेथड से हम लोग कंपटीशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलिमिनेशन मेथड अपनाइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सारे ही क्वेश्चन में आपको इलिमिनेशन मेथड करना है। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो इलिमिनेशन मेथड लगाइए। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, सूर्य श्वेत कब प्रतीत होता है? मतलब सूर्य हमको सफेद कब दिखता है? क्या? पहला ऑप्शन है सूर्योदय के काफी पूर्व, मतलब सूर्योदय होने से बहुत पहले। तो सूर्योदय होने से बहुत पहले तो बादल पूरा अंधकार होता है, तो वहां तो हमको ना सफेद दिखता है ना लाल दिखता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, इनको हटा दीजिए। एक ऑप्शन खत्म। कितने ऑप्शन बचे बच्चों? 3 ऑप्शन बचते हैं। ठीक, कितने बचते हैं? 3। अब देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। तो सूर्योदय जब होने वाला होता है तो देखते हैं सूर्य की लालिमा हमको दिखती है, लाल लाल दिखता है। और सूर्योदय होने के पश्चात, मतलब जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय भी हमको कैसा? लालिमा दिखती है, लाली दिखता है। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन क्या था? सूर्योदय के काफी बाद। तो सूर्योदय के बहुत बाद तो अंधकार हो जाएगा, फिर से हमको न लाल दिखेगा न काला दिखेगा, इसको भी कट कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन बचा? बस एक मात्र ऑप्शन बच गया, वही अपने आप क्या हो जाएगा? सही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप इलिमिनेशन मेथड लगाइए। इलिमिनेशन मेथड से जो एकदम नहीं हो सकते उनको छांट दीजिए, पहले ही उनको छांट दीजिए कि वो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। उसके बाद जो बचता है, इकलौता जो बचेगा, वो अपने आप आंसर निकल जाएगा। ऐसे आप इलिमिनेशन मेथड लगा के किसी भी एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, सभी लोग एग्जाम में इलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। इलिमिनेशन मेथड से आपके बहुविकल्पी के गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है, और सही होने का चांस कितना हो जाता है? 90% के एबव। 90% से ज्यादा चांस हो जाता है कि वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और 10% तो बच्चों गलत हो ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया 20 नंबर। तो हम लोग इस सीरीज में 1 to 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे इसको नोट कर लेगा। फिर हम लोग जब नेक्स्ट सीरीज बनाएंगे तो उसमें इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी बच्चों की, तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेगा। आपके बोर्ड 2026 में इससे बहुत ही मदद मिलेगी। ओके, सभी बच्चों को थैंक यू सो मच बच्चों। तो हम लोग अपना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चालक से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कई बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्या है? किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर नहीं करता है। किस पर वह निर्भर नहीं करता है? बताइए बच्चों, किस पर विद्युत चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है? पहला ऑप्शन है चालक की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है चालक के पदार्थ का घनत्व, तीसरा ऑप्शन है चालक का अनुप्रस्थ काट, चौथा ऑप्शन चालक का आकार। बताइए पैरेंट्स, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है?
देखते हैं कौन बच्चा करेक्ट ऑप्शन बताता है। जल्दी बताइए बच्चों, नहीं तो फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं। देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देता है। बताइए बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किस पे नहीं निर्भर करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर नहीं करता है। देखिए, चालक की लंबाई पे तो निर्भर करता ही है, ये बात सबको पता है कि चालक की लेंथ पे निर्भर करता है। चालक के पदार्थ का घनत्व, मतलब चालक का जो पदार्थ है उसका घनत्व कैसा है, डेंसिटी कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। डेंसिटी पर भी निर्भर करता है, लेंथ पे भी निर्भर करता है। ठीक है, चालक का अनुप्रस्थ काट इस पे भी निर्भर करता है। मतलब चालक का आकार पर निर्भर नहीं करता, आकार कैसा हो उस पर निर्भर नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है? चालक के आकार। चालक का आकार कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 22 सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के ये निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। मतलब किसी धारावाही का अगर हमें दिशा मापनी है तो हम लोग कौन सा रूल को अपनाते हैं? लेफ्ट हैंड थंब रूल या राइट हैंड थंब रूल, कौन से रूल को हम लोग अपनाते हैं बच्चों? तो देखिए, दिशा हमारा ये जिसमें ऐसे दिशा मापने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, ये डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, ये जो हमारा थंब है ये किसको बताता है बच्चों? डायरेक्शन को बताता है। तो देखिए, यही पूछ रहा है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम को हम लोग लेते हैं। हम लोग को अगर दिशा ज्ञात करनी है तो किस नियम को लेते हैं? पहला नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल, दूसरा नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का रूल, तीसरा ऑप्शन है ओम के नियम का रूल, चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि जब भी आपको अगर दिशा की बात करें तो दिशा के बाद में हम लोग अंगूठा को जरूर लेते हैं। ठीक है, इसको थंब कहते हैं इंग्लिश में, अंगूठे को जरूर लेते हैं। तो कौन सा नियम यूज करते हैं बच्चों धारावाही चालक के दिशा को बताने के लिए? तो याद रखिएगा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। कौन सा नियम? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ओके, याद रखिएगा, अंगूठा जो होता है ये हमको क्या बताता है बच्चा? दिशा बताता है, डायरेक्शन बताता है। ओके, तो याद रखिएगा हमेशा कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? दिशा को बताने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगा लें, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सभी बच्चे इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2026 में पॉसिबल है कि हो सकता है आ जाए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? बताइए बच्चों, निम्न में से कौन सा लेंस आप पसंद करेंगे? पहला ऑप्शन क्या है? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। ठीक है, 50 सेंटीमीटर दूरी का एक अवतल लेंस। उसके बाद तीसरा है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, और चौथा क्या? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। बताइए बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? देखते हैं कौन बच्चा इसमें करेक्ट ऑप्शन देता है। तो देखिए, जब किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो हम ऐसा लेंस पसंद करेंगे जिसकी दूरी कम हो। अब जैसे 50 सेंटीमीटर दूरी ज्यादा हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर कम दूरी, तो सेंटीमीटर से भी आप अपना सकते हैं कि 50 वाला, तो ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 5 सेंटीमीटर कम, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि आपको डिक्शनरी पढ़ना है तो आप बहुत दूर डिक्शनरी रख दें और फिर पढ़ें, ऐसा संभव नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब कि जब ज्यादा दूरी कम दूरी वाला ऑप्शन होगा तो ज्यादा दूरी वाला तो वैसे ही इलिमिनेट कर दीजिएगा। अब बचा दो। अब देखिए, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस करेंगे कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस करेंगे? तो देखिए बच्चों, इसमें जो हम करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक कौन सा लेंस?
उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब आप लेंस को लेंगे, उत्तल लेंस लगाएंगे, तो आपको उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी? थोड़ी बड़ी बनेगी। अगर जो अक्षर बहुत छोटे हैं वो हमको थोड़े बड़े टाइप में दिखाएंगे। तो हम कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाएंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ये तीनों क्या है? एकदम रॉन्ग है। तो एलिमिनेशन मेथड जरूर अपनाएगा। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा ना कि कोई भी ऑप्शन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, सभी बच्चे इसको नोट करें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखिए, गोली दर्पण से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब लोग इस पे ध्यान से अपने ऑब्जर्वेशन को अपने माइंड में एक क्वेश्चन बैठाएंगे। क्या क्वेश्चन है बच्चों? किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। बताइए पहले बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं। क्या है बच्चों? पहला ऑप्शन है दोनों अवतल हैं। दूसरा ऑप्शन है दोनों उत्तल है। तीसरा ऑप्शन है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल है। चौथा ऑप्शन है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जब आपसे क्वेश्चन में किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आप कौन सा ऑप्शन टिक लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाएंगे कि दोनों अवतल ही हैं। दोनों लेंस कैसे हैं प्यारे बच्चों? अवतल लेंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पे सभी बच्चे करेक्ट टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है, तो आप किस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे? दोनों अवतल हैं। ओके, सभी बच्चे इसको नोट कर लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो होती है। देखिए, जो जैसे मानो जैसे हम लोग हैं, अगर मान लीजिए जैसे मार्कर है, इस मार्कर को हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को ये कैसे दिख रहा है? कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है इसका? जैसे ये मार्कर है, जैसे आंख बंद कर लीजिए तो कोई प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे ही आंख खोल रहे हैं तो हमको ये मार्कर दिखाई दे रहा है। तो ये मार्कर दिखाई कैसे दे रहा है? हमारे जो आंख देख रहे हैं, मतलब दृष्टि मतलब ये जो देखना, आंख जो देख रहे हैं, दृष्टि पटल, ये जो काले रंग की परत दिखती है आंख में, किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है, तो इस पे क्या बनता है? इस पे इमेज बनता है, जिसके कारण ये हमें दिख रहा है। अगर हमारे दृष्टि पटल नहीं ठीक हो तो ये तो मार्कर पहले भी यही है। देखिए, अब जैसे हम आंख बंद कर लिए, मार्कर यहाँ है, पहले से है, हमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे दृष्टि पटल पे कोई इमेज फॉर्म नहीं हो रही है। अब जैसे ही हमने आंख खोला तो हमें ये मार्कर दिख रहा है। मार्कर तो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, वो तो वहीं फिक्स है। हमारे आंख खोलने पे हमें दिख रहा है, आंख बंद करने पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि जो इमेज फॉर्म हो रही है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। कौन सा ऑप्शन सही? कार्निया नहीं होगा, पट्टिका नहीं होगा, पुतली नहीं होगा, दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी पे सभी बच्चे टिक लगा देंगे, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी को आप लोग रेंटिना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेंटिना के नाम से भी आप इसी को जानते हैं। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस सीरीज में बच्चों हमने 1 to 25 क्वेश्चन सॉल्व किए। सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है आपका क्लास 10 बोर्ड का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम लोग आज शाम को 7 बजे से 6:30 बजे से लाइव आएंगे। ठीक, तो सभी बच्चे 6:30 बजे लाइव ज्वाइन करेंगे। उसमें हम लोग लगभग 100-150 से 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो बेहद इंपॉर्टेंट वाले होंगे। ओके, तो इसको सभी लोग नोट कर देगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेगा। थैंक यू सो मच बच्चों।